जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे थे, सीड्स एंड इट्स सोइंग, बीज और उसकी बुआई। तो इसमें हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया और आज 5वां और आखिरी क्लास है। ठीक है, तो हम लोगों ने बीज क्या होता है वो जान लिया था, बीज को कैसे बोते हैं, बीज को पहचानने का क्या तरीका है, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बुआई का तरीका जानेंगे। ठीक है, कि बुआई हम किस किस मेथड से कर सकते हैं और कौन कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मेथड, मतलब बीज बुआई का जो मेथड है उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मेथड जो है आपका बुआई जो मेथड, वो एक बुआई में बांटा गया, सोइंग में, एक प्लांटिंग में, और तीसरा जो है वो रोपन में, ट्रांसप्लांटिंग में। ये 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लोग सोइंग के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लांटिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, तो ये सब जानेंगे आज। और उसके बाद फिर हम लोग बीज सीड रेट और स्पेसिंग जानेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो स्पेस हम लोग 2 फसल के बीच में छोड़ते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फसल पर, वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। पहला हम लोग का है सोइंग। ठीक है, पहला हम लोग का सोइंग है। तो सोइंग का 2 मेथड है। ठीक है, पहला एक है ब्रॉडकास्टिंग सोइंग और दूसरा जो है वो लाइनिंग सोइंग, मतलब पंक्तियों में बुआई, और एक छिटकावा बुआई। तो सबसे पहले हम लोग छिटकावा बुआई क्या होता है वो जानते हैं, उसका हानि क्या है, उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो ये छिटकावा बुआई जो है ये वैज्ञानिक के ये अगर विज्ञान के, ये वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ठीक ना, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, ये सबसे पुराना और हमारे जो पूर्वज थे उस समय का ये सबसे पुराना तरीका है। ठीक, ये कोई वैज्ञानिक तरीका ब्रॉडकास्टिंग जो है वो नहीं है, छिटकावा जो है। इसमें कुछ फसल है जो हम लोग छिटकाव बुआई के विधि से लगाते हैं, जैसे आपका धान है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है। तो इस सब जो हम लोग लगाते हैं, ये सब छिटकाव करके लगाते हैं, ये सब खेत में वैसे ही छीड़ देते हैं जुताई के बाद। ठीक है, तो इसका क्या हानि है और क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग लाभ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग फ़ायदा देखेंगे। तो बुआई सुविधापूर्वक एवं सस्ती हो जाती है, इसमें सस्ती बुआई है। ठीक है, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कम श्रम और कम समय में अधिक काम हो जाता है। और फिर ठीक है, इतना था इसका ये फायदा है। अब इसका हम लोग कुछ हानि है वो भी जान लेते हैं। तो बीज की मात्रा, बीज बोने की गहराई व बीज की आपस की समान दूरी रखने में नियंत्रण नहीं होता, मतलब किस गड्ढाई पर मेरा बीज बुआएगा ये सब इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारा बीज हम लोग का बर्बाद भी हो जाता है। ठीक है, बीज की मात्रा भी इस विधि में अन्य विधि के अपेक्षा अधिक लगती है। बीज भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। सिंचाई की दक्षता घटती है और सिंचाई करने समय भी अधिक लगता है। ठीक है, जो हमारा पटवन है, जो हमारा हम जब खेत सिंचाई करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता है हमको। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग, इसका हानि और लाभ। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है वो है लाइन सोइंग। ठीक है, तो लाइन सोइंग में भी 3 विधि है हमारे पास। ठीक है, समतल खेत में बुआई, कूड़े में बुआई, ठीक है, कूड़ों में बुआई, और डोलियों में बुआई। ठीक है, ये 3 विधि है लाइन सोइंग में। तो लाइन सोइंग का 3 विधि है। सबसे पहले इसका लाभ जान लेते हैं। लाइन सोइंग का क्या है, बीज की मात्रा पर नियंत्रण रख पाते हैं। ठीक है, हम लोग बीज जो हम लोग लगाते हैं उस पर नियंत्रण उस पर हम लोग का कंट्रोल रहता है कि कौन बीज कहाँ पे लगाना है। बीज को इच्छानुसार गहराई व इच्छानुसार अंतरण पर बो सकते हैं, मतलब जो बीज है उसको हम लोग अपनी इच्छा से उसकी गहराई को नाप के हम लोग बोते हैं, और उसका जो क्या बोलते हैं स्पेस जो होता है, अंतरण जो होता है, वो हमारी इच्छा अनुसार होता है। छिटकावा विधि की तुलना में बीज की मात्रा कम लगती है। जो हमारा छिटकावा विधि था इसमें इसके तुलना में इसमें बीज कम लगता है। अब हमारा समतल बुआई क्या होता है, ये लाइन पंक्तियों में बुआई था, उसका 3 कैटेगरी था। समतल खेत में बुआई, ठीक है, तो समतल खेत का बुआई क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इस विधि में खेत समतल करके एक आदमी देसी हल से कुंड तैयार करता है और दूसरा आदमी कुंड में बीज डालता है। तो इस विधि में खेत जो है उसको समतल किया जाता है। ठीक है, उसमें गड्ढा किया जाता है, और एक आदमी गड्ढा करता है, एक आदमी उसमें क्या बोलते हैं बीज आपका डालता जाता है। कुंड में बीज डालने के लिए नाई या
बेरना का प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी नाई को हल के साथ बांधकर भी एक आदमी पूर्ण बनाने व विधि से मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मक्का, मूंगफली या कपास आदि की बुआई करते हैं। तो इसमें एक आदमी पहले खेत जोत दिया पूरा अच्छा से, ठीक है, उसके बाद इसमें एक आदमी उसमें गड्ढा करता है और एक आदमी बीज उसमें डालता जाता है। तो इसमें वही विधि है, समतल खेत की बुआई इसी तरह होता है, ठीक है। फिर इसमें आपका देखिए उसके बाद समतल बुआई देख लिया। उसका समतल बुआई में देखिए फिर हमारा है, उसका भी तीन भाग है समतल बुआई का। एक एक करके हम लोग सब देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये अभी नहीं देखे हैं, ब्रॉडकास्टिंग सोइंग देख लिए हम लोग, छिटकावा विधि, इसका लाभ हानि जान गए। फिर आपका ये लाइन सोइंग था, इसका भी हम लोग लाभ जान गए क्या है। और उसके लाइन सोइंग में हम लोग पहला देख रहे हैं सोइंग ऑन, मतलब समतल खेत की बुआई। अब समतल खेत की बुआई देख लिए, उसमें अब हम लोग देखेंगे देसी हल के पीछे डिवलर द्वारा और बीज ड्रिल, ठीक है। तो सबसे पहले देसी देख लेते हैं। तो इस विधि में खेत समतल करके खेत में बीज बोया जाता है, ठीक है। समतल खेत में भी इस प्रकार के बीजों को बोते हैं। तो इसमें ये जो आपका देसी हल वाला, इसमें जुताई करके, खेत का जुताई करके इसमें हम लोग बीज बोते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डिवलर विधि। तो डिवलर लोहे या लकड़ी से तैयार एक यंत्र होता है जिससे अपनी इच्छा अनुसार फसल की किस्म आदि को ध्यान में रखकर उचित फसले पर कुटियाँ गाड़ लेते हैं। कुंडियों की लंबाई भी आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं। गेहूं की फसल को बोने के लिए ड्रिलर के चौखट में 15-23 सेंटीमीटर की दूरी पर खूंटियों की 3 पंक्तियां रखते हैं। इस विधि को कम क्षेत्र की बुआई के लिए अपनाते हैं, ठीक है। डिवलर जो है वो एक लोहा और लकड़ी से बना यंत्र होता है, ठीक है, जो खेत में जुताई के समय ये गेहूं वगैरह लगाने में या छोटा एरिया में लगाने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। उसके बाद बीज ड्रिल। तो बीज ड्रिल आपको नाम से ड्रिल मतलब गड्ढा करके जो हम लोग बीज की बुआई करते हैं, तो वो बीज ड्रिल में आता है। उसमें भी 2 मेथड है हमारा। पहला है बीज ड्रिल ही खुद है, और एक बीज ड्रिल क्या बोलते हैं, बीज कम उर्वरक ड्रिल, मतलब बीज और उर्वरक एक साथ डालते गए और बीज को हम लगाते गए, ठीक है। तो सीड ड्रिल मेथड देख लेते हैं क्या है इसमें। उसके बाद फिर हम इधर देखते हैं, 1 मिनट। तो हम लोग ड्रिल विधि देख रहे थे ना। हाँ, तो ड्रिल विधि में क्या होता है, बीज बोने वाली मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। बीज जो हम लोग बोते हैं जिस मशीन से, उसको सीड ड्रिल कहते हैं। तो उसके हेल्प से ये किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग ये कुंड में बुआई देख लेते हैं, ठीक है। तो बुआई की इस विधि में खेत को कुंड मेड़ क्रम में परिवर्तित कर सकते हैं तथा फसल की बुआई कुंडों में की जाती है। बुआई की यह पद्धति उन फसलों के लिए ज़्यादा उपयोगी समझी जाती है जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तथा जिनके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे गन्ना। ये जो आपका कुंड में जो बुआई होता है, गड्ढा करके जो बुआई होता है, इसमें उन फसलों को खास करके बोया जाता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जिसको जिसको गिरने मतलब क्या बोलते हैं, गिरने जो जिसमें गिरने का संभावना ज़्यादा होता है, जो बड़े बड़े फसल होते हैं, उसको इस विधि से लगाया जाता है। जिससे एग्जाम्पल था हमारा गन्ना। अब आता है डोलियों में बुआई, ठीक है, कि डोलियों में बुआई क्या होता है। बुआई की इस विधि में भी विभिन्न आकार की डोलियों में एकांतरित क्रम में कुंड बनाया जाता है। इसमें भी गड्ढा ही बनाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका है डोलियों में बुआई, इसमें भी गड्ढा करके ही बीज को बोया जाता है। इसमें हमारा फिर 3 मेथड है, मेड़ों पर बुआई, मेड़ रूप चौड़ी पट्टियों पर बुआई और कुंड संचित उच्च पट्टी बुआई पद्धति। तो हम लोग इसका कुछ लाभ जान लेते हैं। सिंचाई जल की बचत होती है इसमें, जो है डोलियों में जो होता है, इसमें पानी का जो है ना, वो पानी का इसमें बचत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब इसके जो प्रकार है, बस इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि सोइंग का 2 कैटेगरी है, ब्रॉडकास्टिंग सोइंग और लाइन सोइंग। फिर लाइन सोइंग का 3 कैटेगरी है, समतल खेत, कुंडों में बुआई, फिर डोलियों में बुआई। फिर समतल खेत का 3 है, फिर उसका 1 है। फिर आपका ये कुंडों में उसका कोई भाग नहीं है, ठीक है, उसका कोई टाइप्स नहीं है। उसका डोलियों का 3 भाग है। तो ये सब बस याद रखिएगा आप लोग। आपसे पूछेगा तो सिर्फ इसका डेफिनेशन, सोइंग का, ये सब के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा ये प्लांटिंग क्या होता है। तो वानस्पतिक भागों को बीज के रूप में प्रयुक्त करते हुए फसलों की बुआई प्लांटिंग कहलाती है।
उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं आलू तथा गन्नों की बुआई, यह बुआई भी कतारों में की जाती है। वर्तमान में आलू तथा गन्ना की बुआई के लिए मशीन उपलब्ध है जिससे शुगर कैन प्लांटर तथा पोटैटो प्लांटर कहते हैं, पोटैटो सॉरी पोटैटो प्लांटर। तो प्लांटिंग कुछ नहीं है, ठीक है, बीज को बोना, फसल की बुआई करना ही प्लांटिंग कहलाता है। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो ट्रांसप्लांटिंग है, ठीक है। तो इस विधि में बीजों को पहले पौधघर मतलब नर्सरी में बोते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि कोई फसल हम लोग लगा रहे हैं तो उसको पहले हम नर्सरी में तैयार करते हैं, उसका छोटा छोटा पौधा तैयार करते हैं, फिर वहाँ से उसको उखाड़ के दूसरे मेन फील्ड जो होता है, जो मुख्य खेत है, जो मतलब जहाँ हमको लगाना है फसल, वहाँ बोया जाता है। जैसे धान, एग्जाम्पल के लिए हम लोग धान देते हैं, पहले धान का हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पौधा तैयार करते हैं, उसके बाद उसको फिर वहाँ से उखाड़ के उसको बड़े बड़े खेतों में लगाते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है हमारा कि सीड रेट और स्पेसिंग। मतलब हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग सब जानते हैं कि हम जब फसल लगाते हैं, ठीक है, हम जब पौधा लगाते हैं तो उसके बीच में गैप होना चाहिए। गैप होना बहुत ही ज़रूरी है फसल के लिए, तो उसमें गैप होना चाहिए। तो वही हम लोग देखेंगे कि गैप होने से क्या फ़ायदा है, गैप क्यों रखते हैं, गैप क्यों रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा मृदा में नमी की मात्रा, जब हम गैप किसी में रखते हैं तो नमी का जो मात्रा होता है वो ज़रूरी होता है फसल के लिए, वो ये बना के रखता है। उसके बाद मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है फसल के। फिर फसल का जो बोने का समय होता है वो भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। फसल का बोने का उद्देश्य हमारा क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए। फसल कौन सी जाति की है वो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और खेत की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए, खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मतलब बीज की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र, मतलब एक एरिया है तो उसमें हम लोग कितना बीज लगाएंगे, कितना किलो या केजी में है, ये जो ये दर जो निकलेगा, ये जो रेट निकलेगा वो केजी में निकलेगा, ठीक है। तो कितना केजी कितने एरिया में लगाएं तो वो सही होगा। तो उसके लिए मेरे पास जो आपका फॉर्मूला है वो है एरिया मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया जो हमारा है उसका उसको मीटर स्क्वायर में नापेंगे, गुना 100, ठीक है, फिर गुना 1000, मतलब 1000 दाने का जो भार होगा ग्राम में, 1000 दाना का जो भार होगा वो गुना करेंगे। उसके बाद इसको भाग दे देंगे कि एक पौधा द्वारा उसका क्या, एक पौधा जो है उसका क्या बोलते हैं, भौतिक शुद्धता क्या है, अंकुरण प्रतिशत क्या है, और उसके बाद 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या बोलते हैं बीज का मात्रा निकल जाएगा कि इस इतना बड़ा एरिया में हम कितना फसल बोएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि स्पेसिंग जो होता है, मतलब जो अंतरम जो होता है, जो गैप हम लोग जो फसल एक दूसरे फसल में रखते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है फसल पे, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या होता है फसल पे, वो फसल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है मूल वृद्धि पर प्रभाव। जो हमारा रूट ग्रोइंग होता है, जो जड़ फैलता है, जो जल ग्रो करता है, जो जड़ जो जड़ फैलता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्पेसिंग रखते हैं तो वो अपने जड़ को है ना, जो एक पौधा है जो वो अपने जड़ को अच्छा तरह से वो फैलाता है मिट्टी में, ठीक है। तो मूल वृद्धि होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जल उपयोग। जो मतलब मान लीजिए कोई पेड़ हम साथ में इस तरह लगा दिए, ठीक है। मान लीजिए कोई पौधा हम साथ में लगा दिए, तो हम पानी दे रहे तो हो सकता है ये ज़्यादा सोख ले या फिर ये ज़्यादा सोख ले। तो वो डिस्टेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि दोनों को उपयुक्त कहते हैं जितना चाहिए उतना ही पानी दोनों ऑब्जर्व करे, या फिर जितना पानी उसके पास गया वो अपना ही पानी ऑब्जर्व करे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश उपयोग। अगर हम किसी पौधे को सटा देते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं रखते हैं और वो दोनों को अगर मान लीजिए सटा देते हैं, तो जो धूप पड़ेगा उसमें जो प्रकाश आएगी, जो सनलाइट आएगा, तो हो सकता है ये ज़्यादा फैल गया तो ये तो उसको छाव कर देगा, उसको अच्छा से लाइट आने नहीं देगा। और जब तक सनलाइट अगर नहीं आता है प्लांट पे, पौधा पे, तो वो अच्छी तरह से विकसित नहीं करता है। तो प्रकाश उपयोग पर भी प्रभाव डालता है आपका गैपिंग। फिर फसलों के गिरने पर प्रभाव डालता है कि मान लीजिए एक फसल गिरा वो तो सबको लेके चला जाएगा, ठीक है, वो तो दूसरे फसल को भी गिरा देगा, तो गैप रहना उसमें भी जरूरी। फिर खरपतवार में वृद्धि, अगर पेड़ सटा हुआ अगर खरपतवार हो गया तो उसको भी हम लोग को निकालने में दिक्कत होगा। अगर गैप रहा तो आराम से हम लोग उसको, जो खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद फसल जो होता है उसमें वृद्धि होता है। जो फसल है उसमें गैप, अगर हम कोई फसल के बीच में अगर गैप रखते हैं तो उसमें जो उसका जो वृद्धि होगा वो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसको गैप मिल रहा है, उसको अपना जड़ फैलाने का अच्छा से धूप पानी सब कुछ मिल रहा है उसको, ठीक है। तो वो फसल की वृद्धि में भी प्रभाव डालता है। तो गैप रखना, स्पेस रखना एक दूसरे प्लांट से, एक दूसरे पौधे से फसल में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सीड्स एंड इट्स सोइंग का 5 लेक्चर चला, ठीक है, और आज खत्म हो गया ये।
एग्रोनॉमी का दूसरा चैप्टर था ये। तो आज सीड्स एंड इट्स सोइंग ख़त्म किए, अब अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो हम आई होप कि सीड्स और इट्स सोइंग आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आप ये पहला क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले वाला भी देखें तो अच्छा से ये आपको सीड्स और सोइंग, बीज और उसकी बुआई अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रह लेते हैं। जय हिंद।